नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे AIMIM के प्रमुख ओवैसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। एक खुशखबरी मानिए या इसको एक सामान्य सूचना मानिए। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ओवैसी जी खासियत यह है कि ये ऐसे नेता हैं जिन्हें सेकुलरिज्म का मतलब ये मालूम है कि हिंदू नेता, हिंदू संगठन कभी हिंदू का नाम न लें और ये रात दिन केवल इस्लाम, मुसलमान, अल्पसंख्यक आदि नारों से मुसलमानों को संगठित करने का ढोंग रचते रहे, मुसलमानों के कल्याण का ढोंग रचते रहे। उनका कल्याण कभी नहीं किए। अगर कल्याण किए होते तो अब तक मुसलमान, कम से कम हिंदुस्तानी मुसलमान, इन्हें अपना मसीहा मान लेता। भाई कल्याण हैदराबाद में कल्याण किए क्या? जहां से ओवैसी आते हैं, क्या उस इलाके में मुसलमान की निर्धनता, मुसलमानों की गरीबी दूर हो गई? नहीं, वहां ऐसे ही मुसलमान हैं जैसे देश के अन्य हिस्सों के हैं। लेकिन ये उनके सबसे बड़े झंडाधारी हैं। इनकी पार्टी का नाम ही मुसलमान के नाम से है। इन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रचार के दौरान मुसलमानों के पक्ष में कुछ बोले तो ठीक, अगर वो हिंदुओं के पक्ष में कुछ बोल दे तो सीधा सीधा वो सांप्रदायिक पार्टी बन जाती है। हिंदुओं के कल्याण की बात करना मतलब संप्रदाय की विशेष की बात करना, सांप्रदायिक पार्टी होना है। लेकिन ये पार्टी मुसलमानों के हित के नाम पर उन्हें गुमराह करने का काम करती रही है। अभी जब से ये पार्टी गठित हुई है तब से लेकर आज तक गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। यह देश के विभिन्न हिस्सों से चुनाव लड़ने की बात करती है। यह पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ी, बिहार में लड़ी, माने हैदराबाद से निकल करके देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव लड़ती है। कहीं कहीं सफलता भी मिल जाती है। केवल मुसलमान के नाम पर मुसलमानों को बरगलाकर, मुसलमानों को मिसलीड करके ये पार्टी कुछ न कुछ सीटें हासिल भी कर लेती है। महाराष्ट्र में इनका वजूद बन चुका है। इनका एक सांसद भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद इलाके से चुन के आया है। ये तो हुई महाराष्ट्र की बात। बिहार में कभी गए ही नहीं थे इससे पहले, लेकिन बिहार के चुनाव के दौरान, बिहार विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपना संगठन उतारा तो 6-7 सीटों पर विजय मिल गई। इनको वहां का मतदाता जानता भी नहीं, लेकिन बस नाम जानता है, कभी देखा भी नहीं। लेकिन ये मुसलमानों का मसीहा समझ करके आंख बंद करके इन्हें वोट दे दिया। इसका क्या अर्थ लगाना आप लगाइए। मुसलमान ओवैसी को इसलिए वोट देता है कि ओवैसी उनका कल्याण करेंगे। लेकिन कल्याण क्या करते हैं ये दिख रहा है। हैदराबाद में कल्याण हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हैदराबाद के मुस्लिम वहीं पड़े हैं। वैसे जहां जहां भी इनकी पार्टी सत्ता में आई है वहां क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। एक सांप्रदायिक तनाव फैलाने के अलावा, एक सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किए हैं। अभी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। 23 से 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में करीब 15 से 17% के बीच मुसलमान आबादी है। इन्हें उम्मीद है कि 15-17% मुसलमान यदि इनके साथ खड़े हो गए तो इन्हें 10-20-25 सीटों पर विजय मिल जाएगी। लेकिन केवल ओवैसी नाम है, मुस्लिम है, हैदराबाद से आए हैं, वहां दंगाइयों को समर्थन देते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इस नाम पे उत्तर प्रदेश का मुसलमान इनको वोट दे देगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पढ़ा लिखा है। गंवार अनपढ़ सब के सब नहीं है। जो गंवार अनपढ़ होंगे वो ठीक है, लेकिन उनमें जो पढ़े लिखे हैं वो तो प्रदेश का हित, राष्ट्र का हित, देश का हित, अपना हित सब सोचेंगे। अब उत्तर प्रदेश के 404 सदस्यों वाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से लगभग 100 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। सबको लड़ना चाहिए। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको अपनी भाग्य आजमाना ही चाहिए। वहाँ समाजवादी पार्टी है, वह भी इसी 15-17% मुसलमानों को लेकर के राजनीति करती आई है। समाजवादी पार्टी तो केवल और केवल मुसलमानों के नाम पर ही राजनीति की है।
यादव वर्ग को थोड़ा सा वर्ग लाया और मुसलमान को अपने पक्ष में करके 2-3 बार सत्ता भी हासिल कर लिया है, क्योंकि यादव वर्ग के अलावा अन्य वर्ग के लोगों को, उम्मीदवारों को टिकट दे करके और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुसलमानों को टिकट दे करके यह पार्टी झूठ को सत्य करने का साहस किया और सफलता मिल चुकी है। लेकिन जिस तरह से उनके राज्य में वहां गैर मुस्लिम, वहां गैर यादव प्रताड़ित हुए, परेशान हुए, इससे दोबारा इनको लौटने का चांस नहीं रहा। इनके कार्यकाल में तो ऐसा था कि थानों पर बाकायदे इनकी पार्टी का कोई यादव जी, कोई खान साहब जाके बैठते थे, थाने को गाइड करते थे। थाना प्रभारी चाहे जो हो, चलती समाजवादी पार्टी के यादव जी की थी और खान साहब की थी। ये तो ओपन सत्य है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के दुराचार बसपा के लोगों ने देखा, सर्वाधिक अत्याचार समाजवादी पार्टी के लोगों ने दलितों, हरिजनों, आदिवासियों, गिरिजनों के साथ किया। सवर्णों के साथ करने आए, टक्कर हुआ, वहां टक्कर टफ था, वहां से हट गए, लेकिन बाकी लोगों को प्रताड़ित करने काम किया, वो सब उब गए। इसी चक्कर में तो मायावती भी वहां सत्ता में आती हैं। मायावती आती हैं तो हरिजनों का कल्याण होने लगता है। कल्याण मतलब उनको लगता है कोई मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब तक की स्थिति यह है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को खुश करके, यादवों को खुश करके सत्ता में आई और बसपा मायावती जी हरिजनों को और सवर्णों को टिकट दे करके, उनका यह दावा है कि हरिजन का पूरा वोट जो है उनके जेब में है। सवर्ण उम्मीदवार को पैसा लेकर के वोट टिकट देती हैं, सीट देती हैं और कहती हैं कि ये पैकेट मेरा है, तुम ले जाओ, पैसा दो, टिकट लो, अब जीत के अपने जाति बिरादरी का वोट लाओ और जीत लो और मेरा गुणगान करो। लेकिन इससे इनके प्रति वो जो उनका उम्मीदवार विधायक बनता है वो समर्पित नहीं रहता। उदाहरण राजस्थान देख लो, उदाहरण मध्य प्रदेश देख लो, चुन के आए, छोड़ के चले गए। महाराष्ट्र में कई महानगर पालिकाओं में, नगर पालिकाओं में इनके लोग चुन के आए थे, लेकिन छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका जो है कोई स्नेह, कोई प्रेम बसपा के प्रति नहीं होता, क्योंकि बसपा से टिकट खा लेते हैं। तो बसपा का वहां जनाधार कैसा है आप देख रहे हैं। हाँ, ओवैसी ने एक भ्रम फैलाने का प्रयास जरूर किया कि वो बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन एक ऐसा माहौल मीडिया में तैयार हो गया जिसका मायावती जी ने स्पष्ट शब्दों में खंडन किया है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी, उसका ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। ये क्लियर है, गठबंधन नहीं हुआ, ओवैसी लड़ेंगे। ओवैसी के साथ अभी तक जो स्थिति है, सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन उनका इक्का दुक्का कहीं जनाधार है, बाकी प्रदेश में कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ओवैसी को मुसलमान पसंद करते हैं तो ओवैसी का जनाधार बन सकता है। जिस तरह से बिहार में 6-7 सीटों पर विजय मिल गई है, वैसे उम्मीद है अगर बहुजन अगर वहां पर इनको थोड़ा सपोर्ट कर दिए और मुसलमानों का वोट इकट्ठा इनको मिल गया, 10-20 सीट जरूर पा जाएंगे, लेकिन सैकड़ा सीट हराएंगे समाजवादी पार्टी का। 10-20 सीट इन्हें निकलेगी तो 200 से अधिक सीटें समाजवादी पार्टी का शून्य कर डालेंगे। 404 सदस्यों वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा में कम से कम 100 सीटों पर, लगभग 100 सीटों पर अल्पसंख्यकों की ऐसी स्थिति है कि जिन पर सबको सोचना ही पड़ता है। आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच आदि, गाजीपुर आदि इलाकों में इनके, बनारस, जौनपुर, थोड़ा सा सुल्तानपुर, इनके प्रभाव हैं, लेकिन ऐसा प्रभाव नहीं है कि ये निर्धारित करेंगे कौन जीतेगा। मऊ, आजमगढ़ छोड़ करके ये निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो कम से कम अगर उनका वोट इकट्ठा पड़ता है और प्लस अतिरिक्त जो जिस पार्टी का वोट है वो मिल गया है तो विजय हो जाती है। इसीलिए कोई सीधे टक्कर भी नहीं देना चाहता। लगभग अगर 15-16% मुसलमान हैं तो वहां पर जो समाजवादी पार्टी इसी चक्कर में 2 बार सत्ता हासिल की है। आज जो विधानसभा वहां जो चुनाव होने जा रहा है, जो मार्च अप्रैल तक विधानसभा का चुनाव, आम चुनाव हो आ जाएगा 2022 में, आज की जो 17वीं विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पास 49 विधायक हैं, जबकि भाजपा अपने बूते पर 311 सीट के आसपास पा चुकी है। बड़ा भीषण जनाधार है। लोकसभा में सारी सीटें भाजपा को मिल गई थी, विधानसभा में इतना स्पष्ट बहुमत मिला था कि भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं दे सका। भाजपा का स्पष्ट बहुमत 17वीं विधानसभा में मिला। यदि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी की पार्टी सब चुनाव लड़ेंगे। अगर 100 ही सीट पर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं तो मान के चलिए सपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सपा अर्थात समाजवादी पार्टी। बसपा जिन मुस्लिम वोटों पर इतराती है, जहां जिन इलाकों में इनके मुस्लिम नेता हैं, वो साफ हो जाएंगे क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला होगा। और कांग्रेस का जनाधार अब कुछ बचा नहीं है। जो कुछ इनको उम्मीद है वो मुस्लिम भाइयों से है। अगर वो इनको कुछ वोट देंगे, डिस्टर्ब होंगे तो और साफ हो जाएंगे। ये भी जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी भी जाएगी, समाजवादी पार्टी भी जाएगी, ओवैसी का AIM भी चला जाएगा। इसमें फायदा किसका होगा? फायदा तो भाजपा का होगा। बहुकोणीय मुकाबले में हमेशा भाजपा फायदेमंद रही है क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी का वोट उनको मिलना ही मिलना है। तो लेकिन अपवाद हुआ बंगाल में सारे के सारे मुस्लिम इकट्ठा होकर के केवल और केवल भाजपा को हराने के लिए वो सारा का सारा वोट 100% वोट ममता बनर्जी को दिया। ममता बनर्जी के पार्टी को उम्मीदवार दिया। उन्होंने उम्मीदवार भी नहीं देखा, जितना वोट था मिला। यही तो कारण था कि वहाँ की जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे, मुस्लिम संगठन सब हार गए। ओवैसी की पार्टी का खाता नहीं खुला, जबकि बड़े तामझाम से गए थे। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम कुछ और होंगे। लेकिन भाजपा का न बंगाल में घाटा हुआ है न उत्तर प्रदेश में घाटा होगा, क्योंकि बंगाल में 3 विधानसभा क्षेत्रों में जीत मिली थी। इससे पहले वो 77 विधानसभा सीटों में जीत मिली। तो पोलराइजेशन अगर मुसलमानों का हुआ तो हिंदुओं का भी कहीं न कहीं पोलराइजेशन हुआ था, जबकि वहां ममता बनर्जी स्पष्ट शब्दों में मुसलमानों से अपील करती दिखी थी कि सारे मुसलमान उनको वोट दो, उनकी पार्टी को वोट दो। जबकि संविधान के अनुसार ऐसा अपील नहीं कोई कर सकता। होना तो ये चाहिए था सर्वोच्च न्यायालय को सुमोटो केस लेकर के इनको जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्या स्थिति है, सर्वोच्च अदालत क्यों शांत है, क्या मजबूरी है, पता नहीं। वैसे सर्वोच्च अदालत के सामने कोई मजबूरी होती ही नहीं। और इलेक्शन कमीशनर भी कुछ नहीं किया, जो निर्वाचन आयोग ने भी कुछ नहीं किया। इस बात का सबको दुख है कि वो खुला संविधान का उल्लंघन करके बहुमत ला करके सरकार बना ली और ये एजेंसियां जिनको न्याय देना था वो न्याय नहीं दे पाई। वहां कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। खैर, उत्तर प्रदेश की स्थिति यह नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर बहुकोणीय मुकाबला होता है, यहाँ तक कि त्रिकोणीय मुकाबला होता है, तो कदापि कोई भाजपा घाटा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ जो नौटंकी पिछले दिनों कराई जा रही है, जिस तरह से भाजपा का अंतर्कलह को पाक पोषित मीडिया, चाइना पोषित मीडिया, वेटिकन पोषित मीडिया प्रचारित कर रही है, ऐसा कोई अंतर्कलह असली देश प्रेमी मीडिया को तो नहीं दिख रहा है। आप अगर वहां देखेंगे, परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के विचार 10 में 7 के विचार एक होंगे तो 3 के अलग हो ही जाएंगे। इससे तो सामुदायिक मामला है, समाज के सारे लोग इकट्ठा हैं, कुछ न कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। लेकिन इसका मतलब वो हट रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, भाजपा कमजोर हो गई, ऐसा कदापि नहीं है। भाजपा के योगी आदित्यनाथ के आने के बाद जिस तरह की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनी है, ऐसी कानून व्यवस्था कभी नहीं थी। केवल कल्याण सिंह का जब कार्यकाल था, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कार्यकाल था, उस समय को लोग याद करते हैं। उस समय शिक्षा में, कानून व्यवस्था में, प्रशासन में जिस तरह उत्तर प्रदेश मजबूत था और विकास किया, वैसा बीच में कभी नहीं हुआ। हाँ, इस समय करीब 4.5 साल, 4.25 साल कार्यकाल में, योगी कार्यकाल में गुंडों की हालत खराब है। गुंडे या कब्र में जा रहे हैं, या शमशान में जा रहे हैं, या प्रदेश छोड़ के भाग जा रहे हैं। उनके लिए बाहर घूमने का स्थान नहीं है। अंसारी जैसा, मुख्तार अंसारी जैसा डॉन जो खुली जीप में घूमता था, आज वो अपने जीवन की भीख मांगता है। डर के मारे, योगी डर के मारे पंजाब जाके बैठा था। अब खैर फिर उसको भी लाए हैं, अब गीदड़ बन के बैठा है। मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, भाटी हो, सब शांत हो गए। इनसे करीब करीब 11 करोड़ रुपए की सरकारी वसूली भी कर लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो ये कब्जा करके बैठते, इमारतें गिरा दी गई। इस तरह से अगर ओवैसी लड़ते हैं तो कोई वहां घाटा भाजपा का नहीं होता है, कोई घाटा नहीं होगा। और चतुष्कोणीय मुकाबला होगा तो फायदा ही फायदा है। ये चुनाव अभी फरवरी मार्च के बाद होगा, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ओवैसी भी मैदान में ताल ठोक उतरने जा रहे हैं, घोषणा कर चुके हैं, शायद दौरा भी करेंगे। पार्टी का चयन काम शुरू हो गया है, लेकिन क्या परिणाम होगा इस समय बताएगा। मित्रों, यदि हमारा
चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।